नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि व्याकरण में जो पार्ट्स हैं वो 7 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और ये 8वां पार्ट्स है। और देखा जाए तो संधि का ये दूसरा पार्ट्स है, क्योंकि व्याकरण में सभी टॉपिकों को डील कर रहे हैं। तो संधि का जो 3 प्रकार के पढ़े थे हम लोग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में हम लोग 5 पढ़े थे, उसका चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। यण संधि, हर्ष या दीर्घकार इकार या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर का मतलब कोई दूसरा स्वर रहे तो दोनों मिलकर क्रमशः य व या र हो जाता है। इस प्रकार की संधि को यण संधि कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, हर्ष रहेगा तो क्या बनेगा य, दीर्घकार रहेगा तो क्या बनेगा व, ईकार रहेगा तो क्या बनेगा या, और री रहेगा तो क्या बनेगा र। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, यण संधि। बट याद रहे यहाँ पे हर्ष, दीर्घकार, ईकार और री के बाद क्या आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर, मतलब दूसरा कोई स्वर आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ई है और ई के बाद क्या है य, तो य ई के बाद जब य आता है तो क्या बन जाता है य हलंत। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हर्ष स्वर के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे ई हर्ष स्वर है ना, आप जानते हैं। अ, हर्षी, हर्षु और री, ये 4 चीज़ होता है क्या, हर्ष स्वर। तो इसमें से हर्षी आया है और हर्ष ई के बाद अ आएगा तो क्या बन जाएगा य हलंत। जैसे देखिए यदि प्लस अपी, तो यदि के लास्ट में क्या है, लास्ट वाला वर्ण है दीर्घिकार, दीर्घी है, और यहाँ अपी का अ है तो क्या बन गया यद्यपि। उसी प्रकार से अति प्लस अंत अत्यंत, प्रति प्लस अंग प्रत्यंग, वी प्लस अव्यय विअव्यय, वी प्लस अर्थ व्यर्थ। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। वी प्लस अवस्था व्यवस्था। अब देखिए हर्ष ई के बाद अगर आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है या। जैसे इति प्लस आदि, तो इति में देखिए हर्षी है और आदि का प्रथम वर्ण क्या है आ है, तो ई प्लस आ में क्या बन गया इत्यादि। अति प्लस आचार अत्याचार, वी प्लस आख्या व्याख्या, वी प्लस आकुल व्याकुल, वी प्लस आपक व्यापक, वी प्लस आहार व्यवहार। इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए दीर्घ ई के बाद, दीर्घ ई क्या है दीर्घ का कार, दीर्घ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे अ आ गया तो य हो जाएगा, दीर्घ के बाद या आ गया तो या हो जाएगा, दीर्घ के बाद ऊ आ गया तो यू हो जाएगा, दीर्घ के बाद हर्ष ई है, यहाँ से हर्ष ई के बाद दीर्घ आ जाएगा तो क्या जाएगा यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका चेंजिंग होता है। अगर ई के बाद ए आ जाएगा तो ए हो जाएगा, और ई के बाद अगर ए आ जाएगा तो क्या जाएगा ए हो जाएगा ए। यहाँ पे ए छूट गया है, ए दे दीजिएगा, ए पर दुल्ले ए। अगर ई के बाद अब आ जाता है तो क्या आता है, दोनों मिलके हो जाता है, दोनों मिलके आपका क्या हो गया व हो गया। यहाँ पे व लिख लीजिएगा बराबर, व छूट गया है। ऊ प्लस अ के बाद क्या आएगा, अगर वाह ऊ के बाद अ आता है तो वाह हो जाता है, ऊ के बाद ये हर से आता है तो वी हो जाता है, ऊ के बाद ए आता है तो वे हो जाता है, और ऊ के बाद अ हो जाता है तो वो हो जाता है। तो इस प्रकार से सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप 1 बाय 1 करके इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, अयादि संधि। ए ओ या अ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर मतलब भिन्न स्वर मतलब कोई भी दूसरा स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है तथा औ का आब हो जाता है। ये याद कर लीजिए, ए का ई बढ़िया से याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ए के बाद अ आया है तो क्या हो गया अय। देखिए ए के बाद कोई भी आया था तो अय हो जाता है कि नहीं, कोई भी भिन्न स्वर दूसरा कोई स्वर आता है तो जैसे ने प्लस अ अन नयन, ए प्लस अ आय, ने प्लस अक नायक, ओ प्लस अ अब। तो इसी में इसका रूल देख रहे हैं आप। औ के बाद यहाँ पे पहले रूल को ही समझ लीजिए आप, सीधी बात। रूल को ये समझना है कि आपको ए आई ओ औ 4 गो है ना, देखिए फिर से ए आई ओ औ,
इसके बाद कुछ भी आ जाता है ना, तो बस ए रहेगा तो आई रहेगा तो आय, ओ रहेगा तो अब, और रहेगा तो आब हो जाएगा। देखिए बस याद रखिए, ए के बाद अ आया ना तो अय हो गया, ए के बाद आय के बाद अगर अ आ गया तो आय हो गया, ओ के बाद अगर अ आ गया तो क्या आ गया, अब हो गया, औ के बाद अगर अ आ गया तो क्या आब हो गया। इसी प्रकार से ओ के बाद अगर कोई भी दूसरा आ जाएगा, कोई भी हर्ष आ गया तो अभी हो गया। हाँ, मात्रा उसके अनुसार लगेगा, जैसे अभी है तो अभी लग गया, औ के बाद ई लग गया तो अभी हो गया, औ के बाद ऊ आ गया तो आबू हो गया, भ के बाद ऊख हो गया तो भावुक हो गया। इस प्रकार से आप लगाएंगे, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण के साथ स्वर मिले या व्यंजन संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि के यहाँ पे हम लोग 10 रूल के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि इसी में हम लोग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 10 रूल को जान लेते हैं। पहला रूल क्या है? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे वर्ग समझते हैं ना, क वर्ग में क ख ग घ, च वर्ग में च छ ज होता है ना, तो इसी प्रकार से ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। तो आप पढ़ते हैं बचपन में ही, क ख ग च छ ज पढ़ते हैं, प फ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो इसका जो किसी भी वर्ग का अगर प्रथम वर्ण आए, यानी कि क ख का क, च, ट या त या प आए, तो उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के बदले उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। मतलब कि क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा च छ ज में, ट बदल जाएगा ठ ठ ड में, त बदल जाएगा त थ द में, प बदल जाएगा प फ ब में। ठीक है, याद रख लीजिए। क किस में बदलेगा? बोलिए, ग में, है ना। च ज में, ट ड में, त थोड़ा का देख ली, त थोड़ा का तीसरा नंबर क्या था? त थ द में बदल जाएगा। प किस में बदलेगा? प फ ब में। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप जो गौर से देखिए, वाक प्लस ईस, तो यहाँ पे वाक में प्रथम वर्ण क्या है? क आया है, और उसके बाद क्या आया है? ईस का जो प्रथम ये क्या है? स्वर है। तो वाक के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या जाएगा? क हलंत हो जाएगा ग में, तो क हलंत हो जाएगा ग, तो ग आधा ग हो गया। ई है तो ई जुड़ जाएगा तो क्या होगा? वागीस। तत् के प्रथम तत् क्या है? तत् का जो अंतिम वर्ण है वो त है, त हलंत है। अब त हलंत जो जानते हैं, त वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, त थ में पहले आता है, और उसके बाद कोई भी स्वर आ गया है तो आप त थ को किस में बदलिएगा? तीसरा वर्ग में। तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में, तो त थ को जब हम पढ़ेंगे त थ द, तो द आएगा, तो ये त हलंत जो है ना, द बदल जाएगा, द के रूप ले लेगा। देखिए, तो तदनुसार है कि नहीं? आपको ऐसा इसका अ कहाँ चला गया? तो इसका अ इसको पूरा अर्थ कर दिया। त हलंत था ना, तो उसको पूरा त कर दिया, और त किस में बदल गया? द में, तो द हो गया वहाँ पे। उसी प्रकार से अच प्लस अंता में भी देखिए, च हलंत है, च हलंत किस में बदलेगा? ज में, तो च हलंत ज में बदला है। दिक के लास्ट में क्या है? देखिए, क हलंत, तो क किस में बदला है? यहाँ देखिए दिगंत में, ग में बदला है। दिक प्लस अंबर है तो दिगंबर हुआ। कैसे? देखिए, क हलंत है प्रथम वर्ण, तो उसी का तीसरा क्या होता है? क ख ग, तो दिगंबर हो गया। सट आनन, तो सट आनन का देखिए ट का ड होता है, ट ठ ड, तो डानन हो गया, सदानन। उत प्लस हारन, देखिए उदाहरण। अब कैसा त कैसे बदल गया? द में, तब त थ द का तीसरा क्या होता है? त थ द, तो द हो गया। अब यहाँ पे रूल को भी पूरा याद कर लीजिए। सत प्लस इच्छा सदिच्छा, जगत प्लस ईश जगदीश्वर, जगत प्लस ईश्वर जगदीश्वर। तो आप रूल को फिर से देख लीजिए। रूल क्या कह रहा था? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी क च ट त प हलंत हो, इसके बाद कोई भी स्वर हो, तो प्रथम वर्ण के बदले उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। आपको ऐसा स्वर आया है ना। फिर यहाँ पे आहारण में स्वर कहाँ से आया है? इच्छा में स्वर तो है, ठीक है, बट हारण में नहीं आना चाहिए। तो इसको यहाँ पे गलती से शायद हमको दिया गया लगता है, क्योंकि यहाँ पे हारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत प्लस हारण में हा में प्रथम वर्ण क्या आता है? ये तो स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो ये गलत हमको लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल उदाहरण वाला, ठीक है। बाकी सब इसका उदाहरण सही है, बस उदाहरण वाला ही आंसर गलत है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण र या व हो, तो प्रथम वर्ण के बदले तीसरा वर्ण हो जाता है। कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है, और उसके जस्ट बाद किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके जस्ट बाद क्या हो? तीसरा या चौथा वर्ण हो। क्या हो? तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण के बदले तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए
षटदर्शन। षटदर्शन देख रहे हैं, षटदर्शन में आप देख रहे हैं क्या कि षट प्लस दर्शन। तो षट का जो प्रथम वर्ण है क्या है, ट हलंत है। तो ट क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं है। देखिए ट नहीं, ट तीसरा वर्ण नहीं है, ये पहला वर्ण है, ट पहला वर्ण है। अब ट के बाद क्या आया जाए, देखिए गौर से इसको, ट के बाद क्या आया है। तो ट के बाद आप देख रहे हैं ड आया है ना। और ड क्या है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो अभी आप पढ़े हैं कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद किसी भी तीसरा या चौथा वर्ण रहेगा तो र या व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, षट दर्शन। तो षट दर्शन हो गया। यहाँ पे देखिए ड हलंत में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, आपको ऐसा ड कैसे बदल गया। देखिए ड यहाँ पे देखिए तीसरा चौथा वर्ण र व हो जाओ तो प्रथम वर्ण के बदले तीसरा वर्ण हो जाता है। तो ट का तीसरा वर्ण क्या होता है, ट का तीसरा वर्ण होता है ड। तो ड लिख दिए यहाँ पे। सत प्लस गति, तो सत प्लस गति त हलंत है और त के बाद क्या आया है, ग आया है। तो त हलंत बदल जाएगा किस में, अपने द तीसरा रूप में, त थ द में। तो द हो गया। आपका ऐसा र कैसे हो गया, इसमें र सदरती है तो र कैसे हो गया यहाँ पे। तो ये सोचना पड़ेगा कि र कहाँ से आया है। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे र नहीं होना चाहिए था, र गलती लिखा गया यहाँ पे है ना। यहाँ पे सदती होनी चाहिए था, सदती, र नहीं होना चाहिए, सदती लिख लीजिए, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे, सदती हो जाएगा। उत प्लस घाटन में देखिए त हलंत है तो त किस में अपना ही बदल गया, अपना आधा बन गया। तो क्या त का त थ द, तो द हो जाएगा। तो द पूरा ले लिया। उद्घाटन ध लेना था, घाटन तो वहाँ घ आधा चला गया, द में आधा घ, उद्घाटन हो गया। दिक प्लस गज दिग्गज, क का आधा ग हो गया। देखिए तो क का नहीं हुआ, चलिए क हलंत का हो गया। उत प्लस योग उद्योग, उत प्लस वेग उद्वेग, तत् प्लस रूप तद्रूप है ना। तो इस प्लस में आप देख रहे हैं यहाँ पे द्र में लग जा रहा है, ये द र नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे र ठीक है, रूप है तो रूप वाला र यहाँ पे चला है, ठीक है। अज प्लस ज, तो अज ज है ना, तो जो तीसरा वर्ण है और उसके बाद कोई आ गया वर्ण तो क्या हो जाएगा, ज का च छ ज है तो उसका ज का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल आपका सही नहीं है, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से। तो इसको हम हटा दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल जो गलत है उसको हटा ही देना चाहिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या देखिए, अगला आपका रूल है तीसरा नंबर रूल, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, क्या, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। वाह क्या बात है। प्रथम वर्ण के बाद कोई भी प्रथम वर्ण है, जैसे कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, जैसे क च ट त प हो के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण रहे, उसके बाद कोई भी वर्ग का पंचम वर्ण रहे तो क्या हो जाता है, तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम पंचम वर्ण बन जाता है ना। देखते हैं कैसे हो जाता है। वाक प्लस मैं, तो वाक का जो प्रथम वर्ण है, आई मीन वाक का लास्ट वाला क्या, देखिए वाक के अंतिम वाला जो वर्ण है वह क हलंत है। तो क हलंत क्या है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है और क वर्ग का प्रथम वर्ण है और इधर क्या है आपका म आया है। तो म किसका है, प वर्ग का पंचम वर्ण है, पांचवा नंबर वर्ण है, समझ रहे हैं ना। तो क वर्ग का प्रथम वर्ण है और म प वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो अभी आप पढ़े किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी कि क च ट त प के बाद अगर कोई भी वर्ण का पंचमा वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, जो प्रथम वर्ण था ना क, ये देखिए क बदल गया है, किस में, अंग बन गया है। देखिए अपने ही वर्ग का, यानी क का जो क ख ग है तो अंतिम वर्ण क्या आएगा, अंग, तो अंग बन गया।
तो क्या बन गया वांगमय, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से चेंजिंग होता है। उसी प्रकार से आप तो को भी समझ सकते हैं। तो उत प्लस मत, उन्मत्त कैसे होता है, ज़रा ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा रूल है, देखिए समझिए ध्यान से इसको। उत प्लस मत, तो उत का प्रथम उत तो जो है ना, तो हलंत क्या है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण है। अब म जो है क्या है, म प वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो अभी आप पढ़े हैं कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो जो पहला वर्ण था, प्रथम अक्षर प्रथम वर्ण था, वो अपने ही वर्ग का पंचमा वर्ण बन जाता है। तो त हलंत अपने ही वर्ण का, मतलब कि तथ अपने ही वर्ग का, तो तथ द का लास्ट वाला क्या आता है वर्ण न। देखिए तो त हलंत किसमें बन गया, न हलंत में, बाकी सब चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे भी त हलंत है तो बन जाएगा न हलंत में। देखिए जगन्नाथ, तो जगन्नाथ में देखिए दो को न है ना। उत प्लस नयन में देखिए तो हलंत में जाएगा, न हलंत में तो उन्नत हो गया। सत प्लस मार्ग है ना, तो सत के बाद तो के बाद म है, प्रथम वर्ण वाला के अंतिम वर्ण वाला है। तो यहाँ पे तो हलंत बन जाएगा आधा नौ में, तो हलंत फिर आधा नौ में। पाक का देखिए, पाक में आप पहले देख रहे हैं क्या, पाक वाला में देख रहे हैं कि क हलंत है, उसके बाद म है। तो यहाँ पे देखिए अंग बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे देखिए अंग बन गया है। उत प्लस माद तो उन्मद है, तो देखिए उत तो जो है ना वो न हलंत में बदल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि कैसे चेंजिंग हो रहा है। अब देखते हैं अगला रूल हम लोग। यदि म हलंत के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो म का उस वर्ग का प्रथमाक्षर हो जाता है। मतलब म हलंत है ना, बस इतना ही काफ़ी है। म हलंत के बाद कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। म हलंत का कोई भी वर्ण हो तो उस वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, उस वर्ग का पंचमाक्षर बन जाएगा, जिसके बाद वो होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अलमकार, तो म है, म हलंत आया, क आया, कार। तो देखिए यहाँ पे अंग का अब म हलंत जो है, म हलंत बदल जाएगा किस में, क के अनुसार, क के अनुसार बदलेगा तो अंग हो जाएगा। अंग का हम न लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अलंकार। अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस आर संचार, किम प्लस तू किंतु। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि चेंजिंग कैसे हो रहा है। देखिए चेंजिंग इस प्रकार से हो रहा है, म हलंत जो है ना चेंज कर जा रहा है, अपना बदल जा रहा है, रूप बदल ले रहा है किसमें, अंक चंद्र अनुस्वार में, क्योंकि अंग अनुस्वार का ही ना होता है, तो अंग का अनुस्वार सब पे लग जा रहा है। देखिए क्योंकि कार है इसलिए, चार वाला में यो होता है ना, यो उसका भी देखिए संचार है ना। अब किम प्लस तो किंतु, सम प्लस जय संजय, सम प्लस दे संदेह, सम प्लस धी संधि, सम प्लस कर शंकर। अब शंकर में कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे भी कर है ना, यहाँ पे तो है तो यो न हो जाता है। यहाँ पे संभव में के म हलंत है, वो भी आधा म का रूप ही लिया है, यहाँ पे तो चेंजिंग हो भी नहीं किया इसमें, तो ये संभव अपवाद हुआ आपका। रूल नंबर 5 क्या देखिए, यदि म हलंत के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन समझते हैं ना, य र ल अ व, या उस व्यंजन तालाब से दंड स दंड स और हर है, तो दंड स का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस वाद, देखिए समवाद में क्या है, म हलंत के बाद क्या आया है, व आया है। म हलंत के बाद देखिए क्या, म हलंत के बाद वो आया है, तो अंतस्थ व्यंजन है तो अनुस्वार हो जाता है। संवाद, संचार, संसार, संहार, संलग्न, संरक्षक, किंवदंती, ये सब देख रहे हैं, ये सब इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, देख के समझ लीजिए आप। अब यहाँ से समझ सकते हैं आप, जो भी रूल लिखा है ना वो आसान है, वो आसानी से समझ सकते हैं आप। देखिए न हलंत और म हलंत के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो दोनों मिलकर संयुक्त हो जाते हैं। जैसे देखिए अन्न प्लस अंग है तो क्या संयुक्त हो, आपस में जुड़ गए तो क्या हो गया, और न को पूरा कर दिया, अनुसार ऊपर लग गया। सम प्लस सार है तो देखिए स, अब म जो है अनुसार का रूप ले लिया, सार बन गया। देखिए यहाँ पे समहार संहार, सम प्लस अव्यय समन्वय, अन्न प्लस आदर अनादर, अन्न प्लस इष्ट अनिष्ट। अब देखिए इसका 7वां का जब क देखिए, त हलंत के बाद यदि च ज या ल हो तो त हलंत प्लस च आधा च ले लेगा, त हलंत प्लस ज आधा ज लेगा, त हलंत प्लस ल आधा ल फिर ल हो जाएगा।
लला संयुक्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं उत प्लस चारण, तो त हलंत है। चलिए देखिए सब में ज़्यादातर तय है, अच्छा है, त के बाद चा आया है तो देख रहे हैं त हलंत बन जा रहा है चारण के रूप में, आधा च बन जा रहा है। ये भी उज्ज्वल का भी आधा त जो था वो आधा ज बन गया है। उत का उत प्लस लंघन में भी देख रहे हैं उत का उत जो है वो आधा ल में बदल गया है। जो भी वर्ण उसके बाद आता है वही वर्ण का रूप ले लेता है ये। देख रहे हैं त हलंत के बाद च आया है तो त हलंत च बन गया आधा च, त हलंत के बाद ज आया तो आधा ज बन गया, त हलंत के बाद ल आया तो आधा ल बन गया, त हलंत के बाद ल आया है तो आधा ल बन गया है। देख रहे हैं इस तरह से चेंजिंग होता है। यहाँ भी देख सकते हैं त हलंत का ले आया है तो आधा ल ही बन गया। देखिए उत प्लस जयनी तो ज आया है तो जय हो जाएगा। देखिए सत प्लस जन है तो देखिए सत प्लस जन है तो यहाँ पे स आ जा, यहाँ बराबर छूट गया है, बराबर लगा लीजिए। तो सत्य प्लस जन है तो यहाँ सज्जन आया है, क्यों? क्योंकि त का अपने तीसरा वर्ण नहीं ज है ना, उसके बाद तो ज का रूप ले लिया। जो भी उसके बाद आता है उसका रूप ले लेता है। शरद प्लस चंद्र, देखिए त हलंत वाला कैसे अजीब है, देख रहे हैं त हलंत वाला जितना भी होता है देख रहे हैं उसके बाद जो भी वर्ण आता है ना बस उसी का डबल ले रहा है ना, उसी का रूप ले लेता है। उत प्लस लास्ट में देखिए त हलंत के बाद ल आया है तो ल आधा ल बन गया है, मतलब उसी का रूप ले लेता है यहाँ पे। फिर त हलंत का समझ देखिए इसका ख, त हलंत के बाद छ या तालाबे स हो तो त हलंत के बदले च और स के बदले छ हो जाता है। देखिए त हलंत के बदले छ हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब त के बाद छ या तालाबे स हो तो त हलंत के बाद अगर छ है तो त जो है च में बदल जाएगा। छ का जो है वो छ का रहा है और त के बदले च हो जाता है, ठीक है, और तालाबे स के बदले क्या हो जाता है छ हो जाता है, ठीक है। तो उत प्लस छंद है ना, तो त हलंत के बाद क्या आया है छ, तो त हलंत क्या बन गया आधा च बन गया है, ठीक है। उत प्लस शिष्ट में क्या कर रहे हैं उत, तो उत प्लस शिष्ट में त हलंत जो है किस में आधा च मिलेगा और तालाबे से छ का रूप ले लिया। तो त जो था उत प्लस शिष्ट का जो त था यहाँ पे ये त, अब देख रहे हैं त चला गया किस में आधा च बन गया है। देखिए यहाँ पे त हलंत आधा च बन गया है, इस स जो था ना वो छ बन चुका है। तो आप देख रहे हैं कैसे जुट गया है, उच्छिष्ट है ना, उच्छिष्ट है, इस तरह कैसे बन गया। नेक्स्ट देखिए उत प्लस श्रृंखला में भी इस प्रकार से त हलंत च बन गया है, तालाबे स छ बन गया है, त हलंत फिर च बन गया है, अस्त्र जो है देखिए छ बन गया है। इस प्रकार से इसमें चेंजिंग होता है। अब देखिए त के बाद ह हो तो त के बदले त और ह के बदले त हलंत के बाद अगर ह हो तो त के बदले में त हलंत, त के बदले में क्या दे दीजिएगा त के बाद अगर ह है, त हलंत के बाद अगर ह है तो क्या त के बदले में क्या दीजिएगा ट और ह के बदले में ध हो जाता है। वाह, क्या ये भी अजीब रूल है, त हलंत वाला का विशेष रूल दे रहे हैं। 3 रूल देखें हम लोग। तत् प्लस हित, त हलंत किस में गया, त बन गया किस में, त बन गया द, है ना। त हलंत का देखिए ना अभी कह रहा था त हलंत के बदले त हलंत हो जाता है, गलत दे दिया है यहाँ पे। देखिए त हलंत के जगह पे त हलंत हो जाता है और ह के बदले में ध हो जाता है। तो ह तो यहाँ पे ध बन जा रहा है, यहाँ पे जो दे दिया है ट, ये ट नहीं त होना चाहिए, यहाँ पे त होना चाहिए, तभी जाके सब रूल लागू हो। देखिए त हलंत द हो जाता है, द यहाँ पे द होना चाहिए, त हलंत के बजाय द हो जाता है। इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, द हलंत लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए त हलंत, फिर से अब रूल देखिए यहाँ पे त हलंत के बाद ह हो तो त हलंत का द हो जाता है और ह के बदले में आधा ध हलंत हो जाता है, यहाँ पे ध दे दीजिए। तो यहाँ पे तत् प्लस ही देखिए तो त हलंत का क्या हो गया है द हो गया है और ये जो था आपका ह बन गया है आधा ध, तद्धित हो गया। उत प्लस उत का जो त था वो क्या बन गया द बन गया है और ह बन गया है क्या ध। उसी प्रकार से चेंजिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब आप रूल सही हो गया आपका। चलिए अब अगला रूल देखते हैं, त हलंत वाला ही है। त हलंत वाला कई 7वां नंबर रूल में डालिए दिया है, क ख ग घ बना के डाल दिया है। त हलंत के बाद अगर क आए, प या दंत स आए तो दोनों मिलकर क्या है संयुक्त हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। त हलंत का क प या दंत स हो तो चलिए देखते हैं।
त हलांत के बाद क आ गया है तो जुट गया आराम से, तत्काल सिंपल से आधा त जुट गया, सीधे जुट जाता है। तत् प्लस व तत्व हो गया, ठीक है। महत्व, ठीक है। त के बाद ठीक है जुड़ रहा है, सिंपल सा जुड़ जा रहा है। त हलन था तो आधा त लेके जुड़ जा रहा है उसके साथ। क्या होना चाहिए, त हलंत के बाद क्या होना चाहिए, त हलंत के बाद कह रहा है, रूल ही कह रहा था यहाँ पे, त हलंत के बाद क्या नहीं, क प या स, क प या स आना चाहिए तभी होगा। मगर यहाँ पे तो देख रहे हैं त हलंत के बाद क न स है न द प है, मगर क्या आया है, तो आया है, तो भी वो तत्व बन जा। मैंने कहने का मतलब है कि उसका रिपीट कर जा रहा है। उसके बाद अगर त रहे या थ रहे तो त के बदले में ट और थ के बदले में ठ हो जाता है। ये आप बन गया एकदम क्लियर। अब देखिए अष्ट प्लस त, मूर्धन्य स का मूर्धन्य स आधा बन गया, आई ट हो जाएगा आधा, त हो जाएगा ट। फिर देखिए ये मूर्धन्य स लटक गया वहाँ पे, आधा मूर्धन्य स, और ट हो जाएगा त, फिर त हो जाएगा त हो जाएगा ट, ये थ था तो हो जाएगा ठ, माने मूर्धन्य स का आधा हो जा रहा है, उसमें जाकर जुड़ जा रहा है। शिष्ट है तो सी प्लस त, तो ये मूर्धन्य स आधा बन गया, त हो गया ट, है ना, त हो गया फिर ट। बस सिंपल से याद रखना है, मूर्धन्य स जब रहेगा ना, मूर्धन्य स के बाद अगर त आए तो ट हो जाएगा, और थ आए तो ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9वां नंबर रूल। मूल या दीर्घ स्वर के पश्चात छ हो तो छ के बदले च की वृद्धि हो जाती है। मूल या दीर्घ स्वर के बाद, दीर्घ स्वर देखिए यहाँ पे अनु में दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पे हम 9 नंबर देखने जा रहे हैं रूल को, क्या कि मूल या दीर्घ स्वर के पश्चात छ रहे तो छ के बदले के पहले अगर च रहे, मूल या दीर्घ स्वर के पश्चात छ रहे तो छ के पहले च की वृद्धि हो जाती है। देखिए मूल या दीर्घ स्वर है, अनु देखिए अनु में क्या है, हर्ष नहीं दीर्घ है, तो दीर्घकार है कि नहीं, तो दीर्घ स्वर है। और उसके बाद क्या रहे, छ रहे तो क्या हो जाता है, छ के पहले च की वृद्धि हो जाती है, तो अनु तो लगभग किया, और छ के पहले एगो च लग गया, देखिए आधा च, तो अनुच्छेद हो गया। इसी प्रकार से परिच्छेद हो जाएगा, आधा च लग गया। देखिए यहाँ पे भी वी जो है ना, वी में दीर्घिकार है ना, याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर होना चाहिए, तो दीर्घिकार है, तो यहाँ देखिए छ के पहले आधा च लग गया, मैंने सेम जा रहे हैं आप देखिए। विच्छेद में भी छ के पहले एगो आधा च लग गया, प्रतिछाया में भी देखिए छ के पहले आधा च लग गया, श्री छाया में भी देखिए छ के बदले एगो पहले एगो च लग गया आधा। इस प्रकार से इसका होता है। रूल नंबर 10 क्या है, यदि परि या सम उपसर्ग के बाद क्री धातु का संयोग हो तो मूर्धन्य स या दंड स की वृद्धि होती है। मूर्धन्य स या दंड स की वृद्धि होती है और म के बदले अनुस्वार हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या करा, यदि परि के बाद या सम उपसर्ग के बाद क्री धातु क वाला धातु आता है तो यूँ होता है, तो मूर्धन्य स का जो होता है ना, मूर्धन्य स की या दंड स की वृद्धि हो जाती है और म के बदले में अनुस्वार हो जाता है। यानी कि म के बदले में क्या होता है, अनुस्वार। अब देखिए यहाँ परि है, परि प्लस का आया तो परि का परि रह गया, अब मूर्धन्य सा का क्या हुआ, संयोग हो गया, मतलब मूर्धन्य सा जो आधा जुड़ गया है और कार है तो कार, मतलब इसमें क्या जुड़ा है, प्लस बदल गया है किसमें, आधा मूर्धन्य सा में। यहाँ पे भी जो प्लस था यहाँ पर प्लस छूट गया है, प्लस दे दीजिए यहाँ पे, पर यहाँ बराबर दिखा गया है, परि प्लस कृत होगा, तो परि प्लस प्लस हो जाएगा, आधा मूर्धन्य सा बदल गया। यहाँ पे भी देखिए सम प्लस कार में भी, तो म जो है ना, अब यहाँ म वाला कैसे सम वाला है, तो म वाला में क्या हो रहा है कि म में जो म है अनुस्वार में बदल जा रहा है। म क्या हो जा रहा है, अनुस्वार। देखिए म हो गया है अनुस्वार, आधा सौ का इसमें ऐड हो गया है, यानी प्लस बन गया आधा सौ। यहाँ पे भी देखिए म हलंत होगा यहाँ पे, तो म हलंत में जाता है आधा अनुस्वार, यहाँ पे प्लस हो जाता है आधा सौ, कृत तो है ये है। तो इस प्रकार से हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। कोई भी विसर्ग है और विसर्ग के साथ स्वर मिले या व्यंजन मिले, उसके मिल को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। जैसे देखिए निष्फल में नि प्लस फल, तो नि क्या है, विसर्ग, नि में क्या है, विसर्ग है, और फल है वहाँ पे व्यंजन आया है। दू प्लस लब, यहाँ पे क्या है, देखिए दू में द के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, व्यंजन आया है। तो इस प्रकार से इसका चेंजिंग होता है। अब चेंजिंग किस प्रकार से होता है रूल में पढ़ेंगे हम लोग।
अभी ये जानिए कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहेगा, चाहे स्वर भी आ सकता है। देखिए अंत प्लस आत्मा, अंत प्लस आत्मा में देख रहे हैं क्या, अंत में विसर्ग है, आत्मा का पहला आ है, तो इस प्रकार से अंतरात्मा बन जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या क्या है। रूल नंबर 1 है यदि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले हर्ष या हर्ष हो, और उसके बाद जो होना चाहिए क ख ट उ प या फ हो, तो मूर्धन्य स हो जाता है, वो भी हलंत। ठीक है, हलंत छूट गया, इसमें लगा लीजिए आप, मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। तो अब यहाँ पे समझना ये है कि विसर्ग है कहाँ पे। देखिए आप इसको गौर से देखिए, इसको देखिए आविष्कार को, ठीक है, और गौर से ज़्यादा देखिए, आप सिर्फ एक ही शब्द को देखिए आविष्कार, इसको समझिएगा ना तो आपको सब समझ में आएगा। आविष्कार को देखिए तो आवि जो है उसका जो अंतिम वर्ण है देखा जाए तो क्या है, विसर्ग है। आवि दो बूंदा लगा हुआ ना, उसको विसर्ग पढ़ते हैं, तो विसर्ग है। विसर्ग के पहले क्या है, तो विसर्ग के ठीक पहले देखना है कि वह हर्षिकार है, तो वह हर्षिकार में वह पहले आता है तो हर्षिकार आता है, तो हम कहेंगे कि विसर्ग के ठीक पहले क्या है, तो हर्षिकार है। विसर्ग के ठीक पहले क्या है, हर्षिकार है, तो हर्षिकार और इसका आ और क, तो हर्षिकार के बाद क आया है, तो यह कह रहा है क्या कि हर्षिकार वो रहेगा ही रहेगा, बस ये जो विसर्ग देख रहे हैं ना, विसर्ग बन जाएगा मूर्धन्य स। तो आप आविष्कार आवि प्लस कार को देख रहे हैं, तो आवि है ये है, ये मूर्धन्य से कहाँ से आ गया है, यही विसर्ग जो था ना ये मूर्धन्य से हो गया है। उसी प्रकार से सभी में होगा, निष्कपट में भी उसी प्रकार से होगा। आप ये देख लीजिएगा कि विसर्ग के ठीक पहले कोई भी हर्षिकार है कि नहीं, उसके बाद कोई क वर्ण दिया हुआ यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए। देखिए विसर्ग के पहले हर्षी हो या हर्षो भी हो सकता है, हर्षी या हर्षो, तो यहाँ पे हर्ष ई वाला देख रहे थे आप, देखिए, और उसके बाद क्या क ख ट उ प या फ हो, तो आप क्या कीजिएगा, उसको मूर्धन्य स में बदल दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊ वाला भी देख सकते हैं, देखिए ऊ वाला दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए दुष्कार, दुह प्लस कार है ना, तो दुह प्लस कार है, तो इसमें प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग के पहले ऊ है, हर्ष ऊ है, तो हर्ष ऊ बदलेगा ना, नहीं हर्ष ऊ नहीं बदलेगा, हर्ष ऊ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ विसर्ग जो है ना वो बदल जाएगा किसमें, मूर्धन्य स में। तो मूर्धन्य स हो गया कि नहीं यहाँ पे देखिए। उसी प्रकार से आप सबको समझ सकते हैं, धातु प्लस पद, धातु पद, यहाँ पे धा होना चाहिए, तो चतुष्पद लिखा गया, एक गलती से लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। धातु प्लस पद है तो धातुष्पद होगा ना, धातु का धातु ही रहेगा यहाँ पे, चतु नहीं हो जाएगा, धातु ही रहेगा। आधा मूर्धन्य स पद, समझ रहे हैं ना, इतना तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे गलती है, एडिट कर लीजिए खुद से आप। निह प्लस काम निष्काम, देखिए निह प्लस ठुर निष्ठुर, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा नंबर रूल क्या है, यदि विसर्ग के पहले, यहाँ पे जब भी विसर्ग संधि का रूल पर यहाँ विसर्ग के पहले या विसर्ग के ठीक बाद वाला देखिएगा, तो यदि विसर्ग संधि के माने विसर्ग के पहले हर्ष ही रहे या हर्ष ऊ रहे, तो इसके बाद अगर च और छ हो तो विसर्ग के स्थान पर तलाबे स और त हो जाता है, या थ रहे तो दंती स हो जाता है। तो ये ठीक है, देख लेते हैं। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, हर्षी या हर्ष हो, जैसे पहले वाला रूल में था, और उसके बाद क्या होना चाहिए, बाद वाला बदल गया है, च हो या छ हो तो विसर्ग के स्थान पे तलाबे स और त हो जाता है। च रहेगा तो तलाबे स, छ रहेगा तो त, या अगर थ रहे तो दंत स हलंत हो जाता है। चलिए, यानी कि आपको देखना पड़ेगा विसर्ग के बाद है क्या, च है कि छ है कि थ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले तो सब में देख लीजिए, विसर्ग के पहले वाला आप देखिए गौर से, विसर्ग के पहले देखिए यहाँ पे दुह प्लस चरित है ना, तो दुह में विसर्ग है ना, दुगो बिंदु के पहले क्या है, हर्षुकार है, यहाँ पे हर्षुकार है, यहाँ पे हर्षिकार है, नी में हर्षिकार है। तो समझ गए, हर्षुकार हो या हर्षिकार हो, ये होने के बाद में च हो या त हो या छ हो या त हो, च छ या त हो, तब क्या करेंगे, तो च रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए च रहेगा तो अभी पढ़े दंती तलाबे स हो जाता है। अच्छा, अगर त रहेगा तो क्या हो जाएगा, त रहेगा तो देखिए अभी पढ़े कि त तथा यहाँ पे अभी पढ़े जस्ट स तथा त या थ रहे तो स हो जाता है, दंती स हो जाता है। चलिए, तो त के जगह पे थ रहेगा तो क्या दंती स हो जाएगा, थ रहेगा तो यहाँ पे त है तो दंती स हो गया कि नहीं। देखिए अगर दो का छ है तो तलाबे स हुआ है, ठीक है, यहाँ पे छ है तो क्या होगा, तलाबी स हो गया है, च रहे छ रहे तो तलाबी स होगा,
परंतु त रहेगा तो क्या हो जाएगा, दंटी स हो जाएगा। देखिए दुह प्लस तर तो दुस्तर हो गया है। इस प्रकार से इसको आप समझ, निस प्लस तार। अब हम निस्तार को ही समझा देते हैं आपको, एक वर्ड को समझ जाइए ना पूरा समझ में आ जाए। देखिए निह के पहले क्या है, नहीं चलिए प्लस है ना साइन, यहाँ पे प्लस के पहले क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के पहले क्या है, हर्षिकार है। तो विसर्ग के पहले हर्षिकार आएगा तो लागू हो गया। उसके बाद प्लस में तो आया है, तो आप पढ़े हैं कि विसर्ग के पहले अगर हर्षिकार हो या हर्षुकार हो, उसके बाद अगर तार है या तनितर है तो क्या जाता है, आधा दंड से हो जाता है। तो आधा दंड से लगा कि नहीं लगा है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या कर रहा है, यदि विसर्ग के पहले हर्ष या हर्ष हो, फिर वही बात आ गया, तथा विसर्ग के बाद वाला बदल रहा है, तालाबे स मूर्धन्य स या दंड स हो, तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, मतलब चेंजिंग नहीं होता है। या उसके स्थान पर अगर आप तालाबे स दंटी स दंटी स या स हो जाता है, ये भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका मतलब दो को बनेगा। चलिए दो प्लस, देखिए पहले आप ये देखिए विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले क्या है, हर्षुकार है। एगो में हर्षिकार है, निह संतान में, दुह वाला में क्या है, हर्षुकार है, निह वाला में क्या है, मैं विसर्ग के पहले हर्षुकार होना चाहिए या हर्षिकार होना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, तालाबे से या मूर्धन्य से या दंड से कोई भी आना चाहिए। तो उसको क्या कर सकते हैं, आपको मन है तो उसे ही लगा रहने दीजिए, मैंने विसर्ग को हटाइए नहीं। या तो हटाना भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हटा दे तो हटाइए, बट वहाँ पे आपको उसी जो स है उसको रिपीट करना पड़ेगा। जैसे शासन देखिए, दुःशासन में तालाबे स आया है तो उसमें देखिए आपको दो बन गया है। या तो आप विसर्ग रहने दीजिए, नहीं तो तालाबे स का ही दो बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दिए कि नहीं कर दिए, देखिए यहाँ पे दुःशासन है ना, निःस संतान है ना, तो दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। ज़्यादातर ये विसर्ग वाला फेमस रहता है। तो आप एग्जाम में अगर मतलब अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ, अब बदल गया रूल यहाँ पे। उस समय से खाली हर्ष ई और हर्ष बोला था, अब अगर पहले आ रहेगा तो उसके बाद अगर कोई रहे क्या, कर या कार हो, तो विसर्ग का क्या होता है, स हलंत हो जाता है कार होने के पर। कार का अलग सेंस से हो जा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले का रूल बदल रही है। देखिए रूल अ या आ हो, तो आप गौर से देखिए विसर्ग के पहले क्या र है, र के लास्ट में क्या आता है, अ ना आता है। र में र हलंत प्लस अ होता है कि नहीं, आप जानते हैं। तो हम कहेंगे विसर्ग प्लस के पहले क्या है, विसर्ग। अब विसर्ग के पहले क्या है तो कहिएगा अ, तीर में। म वाला में क्या है अ, भा वाला में क्या है आ। तो पहला वाला में अ है विसर्ग के पहले, दूसरा वाला में भी अ है, तीसरा वाला में विसर्ग के पहले क्या आ है। और उसके बाद देखिए सब कार है, कार है ना, यहाँ पे कर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि एक विसर्ग का जो है ना एक नैच जुड़ा है क्या, आधा डंटी सा, आधा डंटी सब में जुड़ा है। देखिए तिरस्कार वाला में, नमस्कार वाला में, भास्कर वाला में, सब में आप आधा डंटी सा जुड़ा हुआ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं चेंजिंग उसी प्रकार से हुआ है ना। चलिए पुरस्कार वाला में भी। अब देखते हैं हम लोग विसर्ग के पहले अगर अ या आ के अतिरिक्त, फिर समझ लेते हैं इसको, यदि विसर्ग के पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, ठीक है, विसर्ग के अतिरिक्त माने विसर्ग के पहले अ या नहीं होना चाहिए, कोई भी आना चाहिए स्वर हो, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य दंटी स व हो, तो या कोई भी स्वर वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। इतना बड़ा मतलब है ये। देखिए इसका मतलब थोड़ा ये समझ लीजिए, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, तो आ को छोड़ के कुछ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी स्वर होना चाहिए, आ को छोड़ के, याद रहे, ठीक है। उसके बाद कह विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, तो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि क ख ग का ग हो गया, च छ ज का ज हो गया, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, है ना। जैसे कि क ख छोड़ के ग घ अंग हो, च छ छोड़ के ज झ य हो, कब, विसर्ग के बाद में। तो और या एक बात और कह रहा है यहाँ पे हो, तीसरा चौथा पांचवा में से कोई हो, तीनों में से कोई एक हो। और उसके बाद या तो ये भी हो सकता है कि य हो, दंटी स हो, व हो, तो स्वर वर्ण का या कोई दूसरा स्वर वर्ण में आ जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे देखिए दुर्दशा, अब यहाँ पे दुर्दशा को ठीक से समझिए, नहीं तो फिर हम लोगों का भी दुर्दशा हो जाएगा समझने में। दुर्दशा क्या है, दुर्दशा में आप विसर्ग के पहले क्या देख रहे हैं, हर्षुकार है, और प्लस देने के बाद में वो क्या है, द है, तो द त थ द,
द जो है ना त वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो एगो तो विसर्ग के पहले हर्षुकार आ गया है, तो हम समझ गए कि अ नहीं है भाई, कोई भी दूसरा स्वर वर्ण है। तो याद रखिए विसर्ग के पहले कोई भी दूसरा स्वर वर्ण होनी चाहिए, सिर्फ आ को छोड़कर, आ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूह में हर्षुकार है, नी वाला में भी हर्षिकार है, दू वाला में हर्षुकार है, नी वाला में देखिए नी हर्षिकार है, हर्षिकारे है, हर्षुकारे ज़्यादातर है। हाँ बस हर्षुकारो आ रहा है, हर्षिकारो आ रहा है, बट ये बात अ नहीं आ रहा है, अ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। और उसके बाद विसर्ग के बाद जो जो शब्द आ रहा है उसमें किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पाँचवा वर्ण हो। ठीक है, तीसरा वर्ण आ गया, यहाँ पे त वर्ग का चौथा वर्ण आ गया, या ल आ जाता है या अ आ जाता है, कोई भी वर्ण, कोई भी स्वर हो सकता है। या इस स्वर में देखिए कोई भी स्वर आ गया। बल, बल क्या है, प फ ब, प वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इस प्रकार से देखते हैं म जो है पाँचवा वर्ण है किसका, प म वर्ग, प वर्ग का, तो प वर्ग का पाँचवा वर्ण आ गया, वो आ गया है, अ आ गया, स्वर तो कोई भी आ सकता है विसर्ग के बाद, है ना। तो इसमें क्या आता है, एक बात यहाँ पे कही जा रही है क्या, कि ये जो है ना यहाँ पे एक रूल बताया गया, यहाँ पे क्या कहा गया लास्ट में कि र हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। देखिए तो अधिकांशतः में समय दुर्दशा र हो जा रहा है ऊपर, ई विसर्ग दुर्दशा र हो जा रहा है। देखिए ये विसर्ग जो है निधन है, तो निधन लिख दिए, ऊपर रैफ लगा दिए, विसर्ग रैफ बन के चला गया ऊपर, र बन के। यहाँ पे सीधा र आ गया है यहाँ पे, क्योंकि र विसर्ग जो होता है ना, और ये अक्षर का अ जो मिलके पूरा र हो गया यहाँ पे, निरीक्षण हो गया, देख रहे हैं ये सब र बन जा रहा है यहाँ पे, सब में निर्म में भी र बन जा रहा है, दुर्वचन में भी। परंतु यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से चेंजिंग हो जा रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से भी अब तो दिखाई दे रहा है, मगर चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे भी। देखिए नि, यहाँ पे देखिए अ जो है ना ये र को पूरा कर दे रहा है, देख रहे हैं। निरादर में भी देखिए र हो गया यहाँ पे, निरादर है ना, नि प्लस आदर निरादर है ना, ये विसर्ग ना मिलके र हो गया है यहाँ पे, सब में र हो जा रहा है। अब ये सर कहीं पर रैफ लग रहा है, कहीं भी पूरा र आ जा रहा है। देखिए रैफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आधा र को आप कई प्रकार से लिखते हैं, ऊपर रैफ भी लगाते हैं, नीचे दंडी भी लगा के लिखते हैं, है ना, री भी लिखते हैं, कृषि वाला में र ऐसे घुमा के लिखते हैं, तो कहने का वो होता है। बट अगर र में अगर अ मिल जाता है ना तो पूरा र का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंतर है, आदर है, तो इसका अ मिल जाके पूरा र नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अब बाकी समय नहीं ना, देखिए ना यहाँ पे, तो बाकी समय नहीं, व है तो व तो विसर्ग आधा र बन गया, परंतु उसको पूरा करने के लिए कोई अ आ ही नहीं रहा है, तो ऊपर रेफ लगा दिए हम लोग, है ना। इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको आप। चलिए अगला है क्या, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व द हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, विसर्गे चेंज कर जाता है। यहाँ पे विसर्गे चेंज हो ही रहा है। जैसे देखिए अध, अध में अ आता है प्लस गति, तीसरा वर्ण आ गया, तो बस क्या अधोगति हो गया। विसर्ग क्या हो गया, कर्मत को में बदल गया, एगो पाई और एकली में बदल गया, है ना। देखिए पय प्लस धी, पयोधी हो गया। चलिए इसमें आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले प है, मन में अ है ना, सब विसर्ग के पहले देखिए मन में भी अ आता है, यश में भी अ आता है, तप में भी अ आता है, विसर्ग के पहले सब में अ है। अ के बाद देखिए यहाँ पे ब, तीसरा वर्ण आ गया, भ चौथा वर्ण आ गया, य आ गया, या ल आ गया, वो आ गया। तो इसमें क्या आता है, आप विसर्ग को देख रहे हैं क्या, इसमें कर्मत को में बदलते हुए, तप बल, तप बल नहीं हो रहा है, इसमें विसर्ग जो है ना ओ का रूप ले रहा है, तपोबल हो जा रहा है, मनोभाव, मनोयोग, यशोलाभ, तपोवन, है ना। इस प्रकार से चेंजिंग इसका हो रहा है। अब विसर्ग संधि का 7वां नंबर रूल क्या कर रहा है, यदि विसर्ग के पहले हर्ष या हर्षु रहे और उसके बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले क्या पाए, विसर्ग के पहले हर्ष ही आए या हर्ष आए, तो हर्ष उ आए चाहे हर्ष ही आए, तो उसके बाद अगर र आता है, कोई भी र हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाएगा आपका, विसर्ग वहाँ से खत्म हो जाता है। तथा विसर्ग के पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, विसर्ग का जो पहले जो स्वर था ना वो दीर्घ हो जाता है, मैंने कि दू में हर्षुकार है वो दीर्घुकार हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए र हो गया, देखिए दू, एक तो पहले बात कि विसर्ग के पहले हर्षी या हर्षु आ गया और उसके बाद र वाला आ गया। तो इसमें क्या रहा, विसर्ग जो है ना, विसर्ग चेंज हो जा रहा है, विसर्ग में आपका नहीं, विसर्ग चेंज नहीं हो रहा, सॉरी, यहाँ पे हर्षुकार जो है दीर्घकार में बदल जा रहा है और हर्षिकार दीर्घकार में बदल जा रहा है ना। तो देख रहे हैं आप क्या हो जा रहा है, दूराज, नीरस, नीरव, ये सब बन जा रहा है ना। दीर्घिकार, जो में हर्षिकार था ना वो दीर्घिकार हो जा रहा है, जो हर्षुकार था वो दीर्घुकार हो रहा है ना। चलिए
इसको भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग का अ हो जाता है। अ और अ मिल रहा है दोनों में तो अ हो जाता है, तो अ हो जाता है तो गलती हो जाएगा हम लोगों का रूल। अ नहीं हो जाता है, यहाँ पे ओ हो जाता है, होना चाहिए था अ हो जाता है। हाँ अ तो हो जाएगा, और विसर्ग जो है ना अ के साथ मिलकर ओ हो जाता है। हाँ सही है, आप ठीक है, रूल सही है। यदि विसर्ग के पहले अ रहे, ठीक है, बाद में भी अ रहे, तो ये अ और अ मिलकर तो अ हो जाता है। ये जो विसर्ग है, विसर्ग हो जाता है ओ का रूप लेता है, कर्मठ को का रूप ओ का रूप ले लेता है। तो यूँ कहे कि अ और अ विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाता है। देखिए मन में तो मन का मन लगा दिया, और ओ जुड़ गया तो ओ हो गया, मनोकूल हो गया, मन अनुसार हो गया। अब कहे सर ये अ था तो कहाँ लगेगा, ओ हो गया ना, तो ओ की मात्रा जुटेगा इसमें, सब में ओ की मात्रा जुट गया। देखिए सब में ओ की, मनो में ओ की मात्रा जुट गया, इस प्रकार से। अब है र जात विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो कोई भी स्वर को हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ये क्या कह रहा है, र जात विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, यानी कि विसर्ग के पहले र हो और उसके बाद कोई वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो या य र ल व ह हो तो कोई भी स्वर हो या कोई भी स्वर रहे तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। चलिए देखते हैं रूल कहाँ तक सक्सेसफुल हो रहा है। अंत में देख रहे हैं, अंत में विसर्ग के पहले क्या है, त है। यहाँ पे रूल क्या कर रहा है, विसर्ग के पहले अगर त है और त के बाद कोई भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आता है या य र ल व, ये देखते वर्ण दिया यहाँ पे य र ल व ह आता है तो उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे वहाँ पे र हलंत हो जाता है। तो अंतः तो अंत हो गया, और जातीय तो जातीय लिखे ऊपर विसर्ग वाला जो है ना र बन गया है, आधा र बन के ऊपर अटक गया। देखिए ना वहाँ पे जातीय अंतरजातीय र हो गया, अंतर्यामी अंतरात्मा में पूरा र बन गया है, क्योंकि त के बाद अ आया तो पूरा र कर दिया, रा कर दिया, अंतरात्मा। र तो बना है, विसर्ग र तो बना है, तभी तो यहाँ पे र का ऐड हुआ है, और आ में जो कि पूरा बना दिया है, उसका आकार भी दे दिया है, इसीलिए हुआ इसमें, क्योंकि आ में तो दुगने करते हैं और आ भी होता है, इसलिए। चलिए अब यहाँ पे सौ वाला देखें, हलंत के बाद अगर उसी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग किस में चेंज हो रहा है, आधा दंड समय चेंज हो रहा है, र में नहीं चेंज हो रहा है। कब हो जा रहा है, जब उसी वर्ग का आ रहा है तब। यदि विसर्ग के पहले अ हो या उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया, आपका रूल हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले और उसके बाद भी कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए अतएव ततेव, देखिए विसर्ग लुप्त हो गया, विसर्ग ये नहीं है, इस प्रकार से हुआ अभ्यास से। चलिए तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।